जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर। मतलब इसका एक छोटा भाई हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद सर कुछ एडजस्टमेंट्स आ गई हैं जिसकी वजह से हमें ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन लग रहा है, बट मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि ये चैप्टर बहुत बहुत आसान है। अगर आप मेरी 2 से 3 ये बातें मानेंगे कि आप हर चीज को जर्नल एंट्री के ऑब्जेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर सरल लगेगा। पॉइंट नंबर 2, आप चीजों को एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल की नजर से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। और पॉइंट नंबर 3, आप चैप्टर को ये सोचकर देखेंगे कि कौन सी एडजस्टमेंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, कौन सी से नेट प्रॉफिट निकलता है, और ये चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट पर चलते हैं। मैंने पार्ट 1 में ये एडजस्टमेंट्स लिए, देन पार्ट 2, पार्ट 3 भी आपके साथ यूं ही आता रहेगा विद रेक्टिफिकेशन। ये चैप्टर आपको कराऊंगा, मतलब जो जो चीजें रेक्टिफिकेशन में भी है और यहां भी है उनको भी मैं यहां पर दोबारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है सर, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है हमारा एडजस्टमेंट में, तो हम उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करें। तो ऑलमोस्ट कई सारे बच्चों को ये बात ऑलरेडी पता होगी कि सर जब जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होता है, एडजस्टमेंट मतलब ये है ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है। ये सारी चीजों के लिए हमारे पास कहां दी होंगी दोस्त? ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होगी इंफॉर्मेशन। कहां दी होगी? ट्रायल बैलेंस के बाहर। और बस यहीं से हमारा पहला पड़ाव शुरू होता है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर देने का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस के नीचे देने का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर देने का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन इस चीज की अभी तक जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है, इसके लेजर नहीं बने हैं, इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है। हमें अपने ही माइंड में इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर के हिसाब से इसको फिट करना है और इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। ये चैप्टर सरल हो जाएगा आपके लिए। सर क्लोजिंग स्टॉक में अगर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों ही दी हुई है, लाइक कॉस्ट दी हुई है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की 40,000 और मार्केट प्राइस दी हुई है आपकी 45,000 रुपीज, मतलब कॉस्ट है 40,000 और मार्केट प्राइस है 45,000। तो हमें यहां पर 40,000 को पिक करना है, उसी से ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। कुछ इस तरीके से जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे तो वहां लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। कब? जब यह चीज एडजस्टमेंट में दियो, ट्रायल बैलेंस के बाहर दियो, ट्रायल बैलेंस के नीचे या ट्रायल बैलेंस के ऊपर दियो। बट सर 40 और 45 में से आपने 40 ही क्यों चूज किया? क्योंकि वो कॉस्ट है इसलिए, मार्केट प्राइस नहीं है इसलिए? नहीं, क्योंकि सर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से दोनों में से जो कम होगा, दोनों में से जो कम, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा हम उसको पिक करते हैं। लाइक दूसरा एग्जांपल दूं, इस बार हमारे गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस है 40,000 बट मार्केट प्राइस है 35,000। तो हम यहाँ 40 की जगह, जैसे पहले एग्जांपल में हम लोग 40,000 ले रहे थे, इस बार हम लोग 35,000 रुपीज लेंगे। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा हम वो वाली वैल्यू लेंगे। क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, और एसेट साइड में भी इस चीज को शो करेंगे एज एन एसेट। सर हमें कुछ और भी याद आ रहा है, हमसे ये बोला जाता था कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, एसेट में जाएगा सिर्फ, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और एसेट में भी जाएगा। इस बात को थोड़ा सा विस्तार में समझा देंगे तो ये बात हमेशा के लिए याद हो जाएगी, हम इसे रटेंगे नहीं। तो बात मेरी समझना सिंपल सी, ये बात ट्रायल बैलेंस के अंदर देने का मतलब क्या? देखो क्लोजिंग स्टॉक जैसी चीज कभी खरीदी तो है नहीं आपने, जैसे फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, सैलरी पे करी है, रेंट पे करी है, इंटरेस्ट पे करिए, वैसे आपने कभी क्लोजिंग स्टॉक खरीदा था क्या? नहीं सर। क्लोजिंग स्टॉक बनाया जाता है सर, आपने गुड्स परचेस किए, उसमें से जो सेल कर दिए, रिटर्न कर दिए, और जो बच गए आपके पास उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। अगर वो आपने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है, दैट मींस आपने अपनी परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को हटा लिया है। और अगर आपने वो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं हटाया है तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस पड़ा है डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस पड़ा हुआ है डेबिट साइड में, आप क्लोजिंग स्टॉक हटा रहे हो क्रेडिट साइड में। मतलब सिंपल सी बात है, इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में डालने का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है, हम इसे परचेज में से हटा दिया करते हैं। मतलब परचेज को एडजस्टेड परचेज बनाने के लिए
क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। बाकी क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा एसेट में शो किया जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक बेचकर आपको पैसा मिलता है। क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है तो आप लोन ले सकते हो, इसलिए ये एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है। जिस भी चीज को बेचकर या जो चीज मुझे पैसा देती है वो मेरी एसेट कहलाती है। सिंपल सा पॉइंट यहां पर समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, मींस एडजस्टमेंट में दिया है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों दिए, दोनों में से जो कम वैल्यू है उससे क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दिया जाए। 40 और 35 दिए, 35 ले लो, 40 और 50 दिए, 40 ले लो, मतलब दोनों में से जो कम वैल्यू दिए उससे हम क्रेडिट करेंगे एज एन एसेट। पॉइंट बहुत सिंपल सा है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट किया क्यों जाता है? क्योंकि ये परचेज में घुसा हुआ है, इसे हम हटा देते हैं परचेजेस में से। समझ में आ रही है मेरी बात? पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपको कभी दिखता है, कहां पर दिखता है? एडजस्टमेंट्स में दिखता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखने का मतलब क्या है? सर इस चीज की ना जर्नल हुई है ना लेजर बना है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस के बाहर पड़ा हुआ है। सर हमें थोड़ा सा याद आ रहा है, जब कोई एक्सपेंसेस हम पे कर देते हैं तो एंट्री बनती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट कोई जब पे नहीं होता है तो एंट्री बनती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या ये वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? जी सर ये वही है। एग्जांपल में सैलरी, रेंट, वेजेस कुछ भी हो सकता है, बट अब तक आप जर्नल एंट्री डालते थे और इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री नहीं डली है। मेरी बात को यहां पर समझना, स्टोर कर लेना इस बात को। भाई एडजस्टमेंट चैप्टर का नाम ही क्यों एडजस्टमेंट आई क्यों है? अगर ये पहले ही आ जाती, स्टार्टिंग में ही पता चल जाती तो इसकी जर्नल बनती, जर्नल बनती तो लेजर बनता, लेजर बनता तो ट्रायल बैलेंस बाहर थोड़ी ना खड़ा होता, ये अंदर पहुंच जाता ट्रायल बैलेंस के, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता और फिर हमें इसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। बट अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और करेंगे कैसे? उसी जर्नल एंट्री की मदद से। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एंट्री क्या बनती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी डेबिट हो रहा है और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो रहा है। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक पर्सनल अकाउंट है। सैलरी सैलरी में जाकर जोड़ दो और आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटीज में शो कर दो। जी सर वही तो कर रहे हैं हम, एडेड विद पर्टिकुलर एक्सपेंस। मतलब अगर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई है, पे नहीं करी है, बकाया रह गई है, एरियर है, पेबल है, ड्यू है, तो उस वाली सैलरी को हम ऊपर, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम सैलरी में जाकर जोड़ देंगे, एडेड विद पर्टिकुलर एक्सपेंस। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि सर जर्नल एंट्री बनाते तो बनती सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हम सैलरी को सैलरी में जोड़ते क्योंकि इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते, और उसके नाम की लायबिलिटी ऑलरेडी लायबिलिटी में आ जाती। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तब हमें ये बात अच्छे से समझ में आती थी, सैलरी को कैपिटल से घटाया जाता था और आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता था। मैं एक चैप्टर को दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे से चौथे को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा तो पूरी अकाउंटेंसी आपको एक ही नजर से देखने को मिलेगी कि सैलरी हमारा एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी। मैंने 3 यही बातें बोली थी, एक जर्नल की नजर से देखो, एक एसेट लायबिलिटीज एक्सपेंस इनकम कैपिटल की नजर से देखो, और तीसरी बात ये देखो कि वो पर्टिकुलर चीज हमारे लिए एक्सपेंस है या लायबिलिटी है। तो सर आउटस्टैंडिंग अगर कोई एक्सपेंस रह गया है तो वो एक्सपेंस हमारा अभी तक इंक्लूड नहीं किया एक्सपेंस में, ऐड कर देंगे उसे पर्टिकुलर एक्सपेंस। मतलब जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी होगी वहीं पर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी उसके संग जोड़ दी जाएगी, और बैलेंस शीट में इसी आउटस्टैंडिंग सैलरी को मैं लायबिलिटी साइड शो करूंगा, लायबिलिटी शोन एज लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, क्योंकि वो एक्सपेंस है जो अब तक पे नहीं किए, और जिन एक्सपेंस को मैं पे नहीं कर पाता हूं उन वो मेरी लायबिलिटी बन जाते हैं। अगर तुरंत पे कर दिया वो कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास, पे नहीं करोगे तो भाई आएगा पैसा मांगने अपना सैलरी का, रेंट का, वेजेस का, किसी भी चीज का। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी सर जैसा ही आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया अगर आपको 90% भी, तो तीनों बहुत सरल है। पर एक बार आउटस्टैंडिंग के बारे में और बात कर ले, ये एंट्री के तरीके से समझाना क्या चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ एंट्री बन रही है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिख रही होगी आपको। एंट्री जब ये बन रही है मतलब सैलरी को डेबिट कर रहे हो आप, अब तक नहीं किया है, दैट मीन्स ये खर्चा है आपका, अब तक आपने इस खर्चे को देखा ही नहीं था, अब देख रहे हो तो जोड़ दो। और ये जो आउटस्टैंडिंग नीचे दिख रही है इसको भी आपने नहीं देखा था अब तक, इसको लायबिलिटीज मान लो। मतलब जो जोड़ रही है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से वो अल्टीमेटली सैलरी है, और जो लायबिलिटीज में दिख रही है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है।
बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस बकाया रह जाते हैं, उसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है हम चाहकर या बिना चाहकर, अपनी मर्जी से या किसी और की मर्जी से, हम कई बार एक्सपेंसेस को प्रीपेडली पे कर देते हैं। प्रीपेड, पहले पे करते हैं, उनकी समय नहीं आया उनका, बट हमारी गलती से या मर्जी से, चाहकर, इच्छा से या बिना इच्छा से हम इनको पे कर देते हैं। इनको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो कई बार टीचर्स आपको ऐसा सिखाते हैं कि आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड लेस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लायबिलिटी है, प्रीपेड एसेट है। पर भैया क्यों है, कैसे है, समझा तो दो, समझ लो। देखो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपका एक खांचा होता है फाइनेंशियल ईयर का। अब आपने मानकर चलो एक मोटर व्हीकल या बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी कुछ भी खरीदा और उसने आपका इंश्योरेंस कराया। कब? 1 अक्टूबर को कराया आपने उसका इंश्योरेंस। तो भैया जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऐसे नहीं बोलेगी कि अब आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का ले लो 6 महीने का इंश्योरेंस। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी, आपको पता होगा। वो आपको सीधा बेचेगी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक का इंश्योरेंस। मतलब उसने आपको 1 साल भर का इंश्योरेंस दे दिया। आपकी 31 मार्च आ गई इस बार, आपको ये खर्चा सिर्फ 6 महीने का इस साल दिखाना है और 6 महीने का अगली साल दिखाना है। दैट मीन्स आपने चाहा नहीं था ऐसा, बट ऐसा हो गया। आपकी मर्जी नहीं थी ऐसी, बट ऐसा हो गया क्योंकि आपकी अपनी चल नहीं रही है, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी की चल रही है। तो आपने पेमेंट साल भर का किया है, बट इस साल का खर्चा सिर्फ 6 महीने है। ये चैप्टर आपको 12th क्लास में बहुत काम में आएगा। आपका इस साल का खर्चा सिर्फ 6 महीने का है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च का। ये अगला 6 महीने अगली साल में जाएगा। तो आपने प्रीपेड पे कर दिया है, ज्यादा पे कर दिया है। तो इस प्रीपेड एक्सपेंस को आप डिडक्ट कर लोगे फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस। मतलब वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाली एंट्री थी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाली एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, उसमें कुछ पेमेंट हमारा प्रीपेड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एडवांस में हो गया, उसमें से आपको ये एक्सपेंस को घटाना पड़ेगा। तो माइनस करोगे आप कौन से एक्सपेंस को? प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपका जो मकान मालिक या दुकान मालिक या आपका बिजनेस का जो ओनर है वो आपसे हर महीने एडवांस में रेंट लेता है। अब वो मार्च में रेंट ले गया अप्रैल का, अप्रैल तो अगली साल आएगी, मार्च इसी साल है, मार्च तक के खर्चे हमारे खर्चे हैं और अप्रैल वाले खर्चे हमारे एडवांस खर्चे हैं। तो इन प्रीपेड जितने भी तरीके के एक्सपेंस होते हैं, इनको सबको डिडक्ट किया जाएगा दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाएगा और प्रीपेड को छोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अपने में से घटा दिया जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में नहीं आई या नहीं आई? सर आउटस्टैंडिंग को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक पे नहीं करे पर पे करने हैं, खर्चा है पर अभी तक पे नहीं किया। ये भैया पे कर दिया पर खर्चा नहीं है, उल्टा है। ये पे कर दिया, मैंने कंपनी ले गई इंश्योरेंस वाला, उसे मतलब नहीं था, पर मैंने कहा यार मेरा अभी का खर्चा थोड़ी ना, ये तो अगली बार का है, अगले 6 महीनों का है, माइनस कर दिया। और इस खर्चे को मैं अगली बार भी यूज करूंगा बिना पे किए। अब अगली बार कब पे करूंगा? 1 अक्टूबर को, फिर 1 साल के लिए, फिर 6 महीने का प्रीपेड रहेगा। ऐसा चलता ही रहेगा दोस्त। शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट। और आउटस्टैंडिंग अगर लायबिलिटी है तो प्रीपेड आपका एसेट है। आप फर्स्ट डे से जानते होगे या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद जानते होगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट होते हैं। सेम इनके दोनों, जैसे एक्सपेंस की बात करी वैसे ही मैं इनकम्स की बात करता हूं। एक्रूड इनकम्स, कुछ ऐसी इनकम्स है जो आपको अभी तक मिली नहीं है, ठीक है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट होगी जनरली, एक्रूड कमीशन भी हो सकता है और रेंट भी हो सकता है। ये इनकम्स होनी चाहिए, मतलब इनसे रिलेटेड इनकम आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में होंगी, बिकॉज इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट। सिर्फ 3 ही बातों का याद रखना है, जर्नल एंट्री, एसेट एक्सपेंस इनकम कैपिटल लायबिलिटीज, और मेरे प्यारे दोस्त क्या याद करना है आपको कि ये पर्टिकुलर चीज हमारी इनकम होगी, लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाएगी। तो एक्रूड इनकम सर जब भी होंगे, मतलब कोई इनकम ऐसी जो मिली नहीं है, इसे आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट होगा, वो एक्सपेंस के लिए या इनकम्स के लिए। कोई इनकम आपको अभी तक मिली नहीं है, सर मिलनी तो चाहिए, है तो इसी साल की वो, हम उस इनकम को जोड़ देंगे उस पर्टिकुलर इनकम में और शो करेंगे एसेट्स में। पर सर ये एसेट्स में क्यों शो हो रही है? आउटस्टैंडिंग वाली तो लायबिलिटी में, हमें पे करना है तो लायबिलिटी, हमें मिलेगी तो इनकम। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे साथ समझो। इंटरेस्ट रिसीव्ड की आप एंट्री क्या बनाते हो? सर कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं मिलती तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? सर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब ये एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट वाली एंट्री ट्रायल बैलेंस के बाहर पड़ी हुई है, मतलब इसकी जर्नल नहीं हुई, इसका लेजर नहीं बना, इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आई है।
इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आई है। अब आप इसको एडजस्ट कराओगे तो सर बहुत सिंपल तरीके से एडजस्ट कराना है कि जहां पर इससे रिलेटेड इसकी इनकम हो उसको जोड़ देंगे, क्योंकि एंट्री बन रही है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये टू इंटरेस्ट जो है ये शो कर रही है कि ये इनकम हमारी अभी भी है और इसकी जर्नल नहीं बनी, लेजर नहीं बना, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है, अब कर देंगे। इसी को पर्टिकुलर इनकम में जाके जोड़ देंगे, जहां पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ी होगी, मानकर चलो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, वहां आप जोड़ देंगे दोस्त एक्रूड इंटरेस्ट को। क्या जोड़ देंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। और इसी एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह जहां से मुझे पैसा मिल सकता है, मेरा कैश मेरी एसेट है, मेरा स्टॉक मेरी एसेट है, मेरा बिल्डिंग मेरी एसेट है, मेरी फर्नीचर मेरी एसेट है, मेरा एक्रूड इंटरेस्ट भी मेरी एसेट है, क्योंकि ये पैसा मिलना बाकी है। एक्रूड इंटरेस्ट के अलावा एक्रूड कमीशन भी हो सकती है, रेंट भी हो सकता है। सैलरी, वेजेस वगैरह हमें कभी नहीं मिलती, हमें जनरली इनकम्स में 3-4 ही चीजें होती हैं, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी। जनरली यही चीजें होती हैं आपकी इनकम्स में, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, रॉयल्टी और डिविडेंड, जनरली यही होती है। एक दो और हो सकती है तो बताना मेरे को जल्दी। एडवांस इनकम की जब मैं बात करूंगा तो सर जैसा एक्रूड के लिए हुआ, एक्रूड में ऐड तो एडवांस में लेस, एक्रूड अगर एसेट तो एडवांस मेरी लायबिलिटी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको और हमारा ही। जो बच्चे मुझे फीस एडवांस में देते हैं, ठीक है, मतलब मैं फीस ले लेता हूं उसके बाद पढ़ाता हूं, मानकर चलो, ठीक है, तो मेरी इनकम तो नहीं, इनकम कब होगी? जब वो महीना पूरा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने अप्रैल की फीस मार्च में ले ली, फीस अभी ले ली मैंने, एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव्ड। एक बच्चे ने बोला सर ये फीस तो आपकी अगले साल की है, अप्रैल तो अगली साल आएगा, अगली साल मतलब मार्च के हिसाब से अगली साल का है। मैंने बोला हाँ यार, इतनी फीस तो मेरी एडवांस में आ गई है, इस एडवांस फीस को मेरी इस साल की इनकम नहीं अगले साल की इनकम है, और अगर मैंने किसी वजह से नहीं पढ़ा पाया तो ये फीस मुझे वापस करनी पड़ेगी, ये मेरी लायबिलिटी है। समझ में आ रही बात है? मतलब सिंपल सी बात है, इनकम की तरह फीस रिकॉग्नाइज्ड हो गई है बट वो एडवांस इनकम है, तो एडवांस इनकम को हम लायबिलिटी मानेंगे। एग्जांपल फीस भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, डिडक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम, क्योंकि एक्रूड इनकम ऐड हो रही थी तो ये डिडक्ट करी जाएगी, जनरली होगी नहीं बट अगर है तो बाय कमीशन आपने लिखा, यहां से एडवांस जो भी मिल गया है आपको, एडवांस कमीशन को आप माइनस कर लेते हैं और लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि जब तक इसकी डेट नहीं आ जाएगी ये आपको वापस करनी पड़ सकती है। लास्ट इन्हीं चीजों को छोटे तरीके से समराइज कर दिया मैंने। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंस पेड इन एडवांस और एक्रूड इनकम को हम इनकम रिसीवेबल या ड्यू भी बोलते हैं और एसेट्स में शो होती है। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जो आपने पे कर दिए लाइक इंश्योरेंस कंपनी को, और एक्रूड इनकम वो इनकम जो आपको मिली नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट, बैंक से अभी तक इंटरेस्ट नहीं आई है, इनकम रिसीवेबल भी लिख सकता है और इनकम ड्यू भी लिख सकता है, इसे एसेट बोलते हैं सर हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंसेस ड्यू, पेबल, नॉट पेड और एरियर, चारों में से कुछ भी बोल सकता है, नाम आपके सामने, घबराना नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब वो जो बकाया है, पे नहीं किया है, बकाया है। एक्सपेंसेस ड्यू, पेबल, नॉट पेड, एरियर, चारों में से कोई भी नाम लेगा, घबराना मत, ट्रीटमेंट एक ही होगा, एक्सपेंस के संग जाकर जुड़ जाएंगे और लायबिलिटी में शो किए जाएंगे। और इसी तरह से इनकम एडवांस को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकता है, ये भी आपके लायबिलिटी साइड में जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं पार्ट 2 आपको कितना जल्दी चाहिए, ताकि इस पर और मेहनत करी जाए और इससे रिलेटेड डीक्यूएल सॉल्यूशन भी स्टार्ट करी जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।